जब मार्केट में कंपटीशन आता है और इस कंपटीशन को लेके बिजनेसमैन पे एक प्रेशर आता है, तब उस प्रेशर को कैसे हैंडल करे, ये बताया है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल ने। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज़ प्रियंका। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम समझेंगे इस पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, जो कि एक टूल है टू डील विथ द competition that a businessman or an industry has to face when he's doing his business. So without any further ado, let's just start with our today's lecture. And शुरू करने से पहले ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, ये जो पर्टिकुलर टूल है, ये किसने दिया है उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जिस पर्सन ने दिया है, सी नाम तो है पोर्टर्स 5 फोर्स स्ट्रैटेजिक एनालिसिस मॉडल, लेकिन इनका पूरा नाम है माइकल पोर्टर। तो उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं कि क्यों वो इतने इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने दिए हुए स्ट्रैटेजी को हमें फॉलो करना है हमारे बिजनेस में। ही इज़ एन अमेरिकन academic who is known for his theories in economics, business strategy and social causes. ये एक प्रोफेसर है, कहाँ पे? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। He created 5 4 strategic analysis model used in business strategy development. जब हमें हमारे बिजनेस में एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है टू डील विद द कंपटीशन, हम इस 5 फोर्स मॉडल को यूज़ करेंगे। डन। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो माइकल पोर्टर के बारे में थी। दैट इज़ हिज पिक्चर। Now, what is this? It is also known as competitive analysis. This particular 5 force model analysis is also called as competitive analysis. A strategy, ये एक strategy है, याद रखना। हम एक strategy बना रहे हैं ताकि हम अपने business को अच्छे से function कर सके, चला सके। So it's a strategy to deal with competitive environment. This model was introduced which saves lot of time and resources. जब भी मार्केट में सपोज मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ और मेरे ही जैसा कोई सिमिलर बिजनेस स्टार्ट कर देता है, तो वो मेरे लिए कंपटीशन हो जाता है, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना ज़्यादा रिसोर्सेस वेस्ट किए, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसके हेल्प के थ्रू आई कैन मैनेज दिस पर्टिकुलर कंपटीशन। पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल इज वाइडली यूज टूल फॉर टैकलिंग कॉम्पिटिटिव प्रेशर सिस्टमेटिकली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस सिचुएशन को कैसे सॉर्ट करने वाले हैं या फिर कैसे डील करने वाले हैं। सिस्टमेटिकली, बहुत ही सिस्टम से करेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। डन। नाउ ये कौन से 5 फोर्स मॉडल है? रिमेंबर, इफ़ यू आर गिविंग एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, तो मेरी एक बात ध्यान से समझना कि वहाँ पे तुम्हें ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाई है। निमोनिक का मतलब है एक मेमोरी टेक्निक बनाई है कि आपको ये 5 पॉइंट्स याद रहेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कौन से वो 5 फोर्स है। द नंबर 1, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। सेकेंड, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। Third, bargaining power of suppliers. Fourth, rivalry among current players. And fifth, threats from substitutes. ये कुछ 5 पॉइंट्स है जिससे हमें लर्न करने, लिटरली हमें ये याद आने चाहिए एग्जाम में कि अगर उन्होंने हमें पूछा तो वी शुड बी एबल टू गिव आंसर क्विकली कि कौन से इनमें से 5 है। सो निमोनिक ये है, मेमोरी टेक्निक ये है। न्यू कस्टमर्स एंड सप्लायर्स प्ले इन सबवे। अगर इसको 5 टाइम्स भी बोल दोगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि ये पॉइंट जो है लर्न हो जाएगा और भूलोगे नहीं। न्यू कस्टमर्स, सप्लायर्स, प्ले इन सबवे। सबवे एक ट्रेन होता है, राइट। आपने सबवे सफ़र खेला होगा, तो वो है सबवे। तो अभी कैसे याद रखेंगे? न्यू एंट्रेंट्स। हमें थ्रेट किससे है? न्यू एंट्रेंट्स से। सेकंड क्या है? कस्टमर्स, कस्टमर। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर किसका? सी ये पूरा यार रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते पढ़ते क्लिक हो जाता है, बस फोकस रहना चाहिए। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। थर्ड क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। तो ये है सप्लायर, ये है कस्टमर, ये है न्यू एंट्रेंस। फोर्थ क्या है? राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स। तो प्ले, ये जो वर्ड है ना, जो यहाँ पे भी मैंने किया है। एंड लास्ट इज थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट्स। तो लास्ट का हमने क्या लिया है? सबवे लिया है। वंस अगेन, न्यू कस्टमर्स एंड सप्लायर्स प्ले इन सबवे। न्यू से क्या आएगा? न्यू एंट्रेंट। कस्टमर से बार्गेनिंग पावर किसकी? कस्टमर की। फिर से बार्गेनिंग पावर किसकी? सप्लायर की। प्ले, प्ले का क्या मतलब है? प्लेयर्स। प्ले कौन करता है? प्लेयर्स ही करते हैं। कौन से प्लेयर? करंट प्लेयर। कहाँ पे? फिलहाल जो मार्केट में है वो। सबवे से याद रखना है कि ये जो पॉइंट है ना, सब से याद रखना है सब्सटीट्यूट। सो ये कुछ अच्छे 5 मॉडल टूल्स दिए गए हैं बाय माइकल पोर्टर, सो दैट वी कैन डील विद द कॉम्पिटिशन विच इज हैपनिंग इन द मार्केट।
अब एक एक क्रैक करेंगे उन्होंने जो दिया है हमें। सी अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ मैंने ब्रांड्स रखे हैं, ये काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का क्या मतलब होता है कि हम जब बिजनेस कर रहे हैं, हमारे सामने कोई नया बिजनेस लेके आता है वैसा ही सिमिलर जैसा हम कर रहे हैं। अब इस सिनेरियो में मैं दोनों के बारे में बताती हूँ। एक तो मैकडॉनल्ड्स के बारे में। मैकडॉनल्ड बर्गर किंग के पहले आया था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब मैं पहले आई तब लोगों ने मेरा प्रोडक्ट कंज्यूम किया। सेकेंड टाइम जब बर्गर किंग आया होगा तब लोगों ने ट्राई किया होगा। लोगों में ऐसा होता है कि नया कुछ ट्राई करना है। लेट्स जस्ट से कि अगर बर्गर किंग ने मैकडॉनल्ड से ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड किया विथ अ बेटर प्राइस एंड बेटर क्वालिटी, सो एज अ कस्टमर आप रैशनली सोचना, मतलब सोच समझ के बोलना, किसके पास जाओगे? डेफिनेटली बर्गर किंग के पास, राइट? सो ये क्या हो गया, करंट बिजनेस के लिए थ्रेट हो गया। तो जब कोई बिजनेस कर रहा है उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या होता है कि मार्केट में कोई नई एंट्री ले ले। यहाँ पे कोको कोला भी जो है वो पहले आया था, बाद में क्या आया था, पेप्सी आया था। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो पहले शुरू होते हैं और उनके बाद धीरे धीरे कोई ना कोई आता है। पार्ले जी, इसके बाद कितने सारे अलग-अलग ब्रांड्स आए हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग वही प्रोडक्ट कंज़्यूम करते हैं जो मार्केट में ज़्यादा चलता है, और वो मार्केट में तब ज़्यादा चलता है जब अगर कोई नया आया और वो कुछ अलग, कुछ यूनिक आपको वो दे रहा है, तो ऑटोमैटिकली आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, अब इसको थोड़ा थियोरेटिकली और समझते हैं। यस, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स आर द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स। डेफिनेटली वो हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स होते हैं। दे बिल्ड अप कॉम्पिटिटिव प्रेशर with their new ideas, new strategies, new capacity and variety of product range. Always remember, जब आप अकेले बिजनेस होते हो और आप ज़्यादा वैरायटी भी ना दो तो भी लोग आप ही के पास आएंगे, क्योंकि आप अकेले हो। जैसे ही आपके जैसा कोई सिमिलर बिजनेस करने वाला आ गया और अगर वो वैरायटी दे रहा है तो ऑटोमेटिकली ये प्रेशर आप पे भी आ जाता है कि अब आपको भी कुछ नया करना है, और अगर आप नया नहीं करते हो तो आप पीछे रह जाओगे, मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे और कोई और आपको सरपास कर जाएगा। New entrants has sometimes power over pricing and may affect the profitability of current players in the market. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई मार्केट, सपोज मेरा बिजनेस है, मेरा रेस्टोरेंट है और मेरे जो प्राइजेस है वो सब अभी जो है सब ठीक ठाक चल रहा है। मेरे ही साइड में नेक्स्ट एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बन गया है और अब उन्होंने ना एक स्ट्रैटेजी स्टार्ट की है कि वो कम प्राइस रखेंगे। अब उन्होंने कम प्राइस रखी है मतलब मुझे भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं कम नहीं करूँगी तो लोग कहाँ पे जाएँगे? ऑब्वियसली उस बिज़नेस के पास जाएँगे। अब जैसे ही वो उस बिज़नेस के पास गए, मेरा प्रॉफ़िट में प्रॉब्लम आ जाएगा। या लेट्स अज़्यूम कि अगर मुझे प्राइस भी कम करने लगे उनके वजह से, तो भी मुझे मेरे प्रॉफ़िट में नुकसान होगा, मुझे प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा बिकॉज़ ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट आई एम फेसिंग। इफ न्यू एंट्रेंस इज़ पावरफुल, देन द कॉम्पिटिशन बिकम्स एक्सट्रीम। सो जो अगर आपका बिज़नेस है, आपका रेस्टोरेंट है या आपका क्लोथिंग टेक्सटाइल से रिलेटेड है, जो भी है, आपका कुछ भी बिज़नेस हो, इफ़ योर बिज़नेस इज़ वेरी गुड, ओके, और आपका जो कॉम्पिटिटर है जो जस्ट लेट्स से आपके बाजू में ही आके उसने बिज़नेस ओपन किया, इफ़ इट इज़ नॉट दैट गुड, आपके बिज़नेस को थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग आप ही के पास आएँगे। लेकिन just imagine if it is good, it is providing best of best things possible, also it is providing good quality at lesser amount, lesser price, क्या होगा? ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाएगा, एक्सट्रीम हो जाएगा। यहाँ पे हर कुछ जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। प्राइस कहो, क्वालिटी कहो, एक्स्ट्रा कुछ अगर फ्री देना है, कुछ डिस्काउंट देना है, एक दे रहा है इसलिए दूसरा देगा, ये सब होता रहेगा। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, जब भी कोई मार्केट में नया बंदा बिजनेस लेके आ जाता है सिमिलर काइंड का, वहाँ पे इमीडिएटली हमें थ्रेट हो जाता है जो हमारा करंट बिजनेस है उसको, ठीक है? तो ये था फर्स्ट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। नेक्स्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। ये कस्टमर कौन है? ये कस्टमर वो है जो हमसे चीज़ें खरीद रहा है, करेक्ट? मेरा बिजनेस है, मेरे पास आके अगर कोई कुछ खरीद रहा है तो वो मेरा क्या है? कस्टमर है। लेट्स से मेरी स्टेशनरी है, तो ये जो स्टेशनरी का मेरा जो शॉप है ना, वहाँ पे ये जो बंदा आके मेरे से कुछ खरीदेगा वो मेरा कस्टमर हुआ। इन सर्टन केसेस वे कस्टमर्स हैज़ मोर पावर, दे कैन प्रेशराइज द प्रोड्यूसर्स इन मैटर्स रिलेटेड टू क्वालिटी, प्राइस एक्सेट्रा, दैट इज टू सेल गुड क्वालिटी एट लोअर प्राइजेस। कस्टमर के पास कई बार बहुत ज़्यादा पावर होती है। पावर क्या है?
इसका मतलब अगर कस्टमर कम है नंबर में तो वो हम पे एक प्रेशर डालेंगे। तुमने अगर हमको अच्छी क्वालिटी में कम प्राइस में नहीं दिया तो हम किसी और के पास जाके खरीदेंगे, करेक्ट? तो वो हम पे प्रेशर बन जाता है। तो अगर कस्टमर ज़्यादा है तो ठीक है, कोई ना कोई हमारे पास आ ही जाएगा, बट अगर कम है तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उनको सेटिस्फाई करते रहे, हम उनको वो प्रोडक्ट दे जो उनको चाहिए, ऐसी क्वालिटी दे जो वो एक्सपेक्ट करे, ऐसा प्राइस दे जिससे वो खुश हो, और खुश होके सिर्फ एक बार ना परचेस करे बट अगेन एंड अगेन वो आके हमारे प्रोडक्ट्स परचेस करे। लेस नंबर ऑफ कस्टमर मीन्स मोर पावर टू इन्फ्लुएंस। अगेन अगर नंबर ऑफ कस्टमर कम है तो वो हम पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, उनके पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है। देखो अगर मेरा बिजनेस है स्टेशनरी का या किसी भी चीज़ का, रेस्टोरेंट हो या कोई टेक्सटाइल का हो, क्लोथिंग जो भी है, मेरे पास अगर कोई आता है, ठीक है, उसने आके मुझसे बोला कि चलो रेट कम कर दो, और मैं सपोज़ 500 में कुछ बेच रही हूँ, करेक्ट? लेट्स अभी 800 लिख दिया, तो 800 में मैंने अगर कुछ बेच रही हूँ, अगर उसने मेरे पास आके बार्गेन किया और उसने मुझे कहा कि 700 और मैंने मना कर दिया, तो वो किसी और के पास चला जाएगा, ठीक है? लेकिन वही अगर मैंने उसके साथ डील क्रैक कर ली तो वो मेरे पास से परचेज कर लेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि कैसे यू विल कीप द कस्टमर्स हैप्पी। प्राइजेज आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। जब आपके साथ बहुत सारे कंपटीशन वाले खड़े हैं, कस्टमर कम है, तो प्राइजेस ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव का क्या मतलब है कि अगर सामने वाला ए बिजनेस है और बी बिजनेस है, करेक्ट? तो अगर ए बिजनेस का प्राइस 500 है तो बी को भी या तो 500 रखना पड़ेगा या फिर 450 रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। अगर बी ने इससे एक भी रुपया 500 से बढ़ा दिया तो लोग बी के पास नहीं जाएंगे, ए के पास ही जाएंगे। इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इन नेचर। ब्रांड्स आर सपोज टू कीप प्राइजेस लो सो टू अट्रैक्ट एज मैनी कस्टमर्स एज दे कैन। देखो बिजनेस करने आए हैं, पैसे कमाने आए हैं, हम तब तक नहीं कमा पाएंगे जब तक लोग हमारे पास आके परचेज नहीं करेंगे। लोग आके तभी परचेज करेंगे जब आपके प्राइजेस लो है, क्वालिटी अच्छी है एंड प्राइस कैसे है, लो है। तो यहाँ पे ब्रांड हो या कोई भी हो, प्राइस कैसे रखना है, कम। अब अगर बहुत ही लग्जरियस प्रोडक्ट है तो वो फिर इस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो एग्जाम्पशन है। बट अगर हम रेगुलर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो वो कोई भी ब्रांड हो, प्राइस रीजनेबल होना चाहिए। अगर वो रीजनेबल नहीं है तो कोई भी रैशनल कंज्यूमर आपसे प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। कस्टमर्स टुडे अंडरस्टैंड मार्केट वेरी वेल एंड कैन नेगोशिएट फॉर बेटर प्राइजेस। एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि वो टाइम चला गया जब कस्टमर्स को अपने मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता था। जो सामने वाला बोलेगा वो उसे एक्सेप्ट करते थे, ये पहले होता था, अब ऐसा नहीं है। कस्टमर्स आर वेल रेड टुडे, मतलब वो अच्छा खासा मार्केट को समझते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपको घर में कोई अप्लायंसेस खरीदने हो, आप डायरेक्ट शॉप में जाके नहीं बोलते शोरूम में कि हाँ हाँ ये दिखाओ, इसकी इन्फॉर्मेशन, वो तो आप लेते ही हो, बट साथ में आप घर से भी थोड़ा गूगल करके जाते हो, करेक्ट? दिस इज वॉट यू रीड, यू गेट नॉलेज, यू गो देयर एंड देन यू मेक अ डील। आप डायरेक्टली डील नहीं करते हो जाके, आप पहले पढ़ लेते हो, समझ लेते हो और फिर अपने साइड से एक डील रखते हो, तो सामने वाले को भी पता है कि यू आर अ वेल रेड पर्सन एंड देन यू हैव अ पावर एज अ कस्टमर टू बार्गेन देयर। तो ये टॉपिक वही है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ अ कस्टमर। डन। सो दिस वॉज द सेकेंड पोर्टर्स forces, correct, out of the 5. Third, यस, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अब ये कौन है, सप्लायर्स कौन है? कस्टमर वो है जो बिजनेस से खरीदता है, जो अल्टीमेट कस्टमर होता है। सप्लायर वो है जो बिजनेस को बेचता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरा एक शॉप है, ठीक है, स्टेशनरी का शॉप है लेट्स से, तो ये मेरा जहाँ यहाँ से मैं कस्टमर्स को सेल करती हूँ, तो ये है मेरे कुछ कस्टमर्स। मेरे पास जो स्टेशनरी आ रही है वो कहीं से आ रही है, वो मैं तो नहीं प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो मुझे जो स्टेशनरी प्रोवाइड होती है वो होती है किसी सप्लायर से, ठीक है? ये वो सप्लायर है जिससे मैं खरीदती हूँ और फिर उसको आगे बेचती हूँ। तो ये एक साइकिल होता है, एक सप्लाई चेन। अगर कभी सुना होगा तो सप्लाई चेन क्या होता है, एक चेन होती है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, करेक्ट? ये मैन्युफैक्चर होने के बाद कहाँ जाता है, ये जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से वो कहाँ पे जाता है, रिटेलर के पास, और रिटेलर से अल्टीमेट कस्टमर के पास। तो रिटेलर जो है, ये जो बंदा है ना रिटेलर वाला, इसका सप्लायर कौन है, ये होलसेलर वाला। ये होलसेलर का सप्लायर कौन है, ये मैन्युफैक्चरर वाला। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसका कलर चेंज करती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ हाँ, ये जो ना, ये मैन्युफैक्चरर जिसने मैन्युफैक्चरिंग की है,
इसके पास रॉ मटेरियल कहाँ से आया? किसी सप्लायर के पास से। तो ये एक चेन होती है और हमारे इस चेन में सप्लायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड इवन सप्लायर्स होल्ड सम सर्टेन परसेंट ऑफ पावर इन द मार्केट। अब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। अ पावरफुल सप्लायर इज द वन who is the only source of something extremely important that the firm needs। फर्म को जो चाहिए वो देने वाला इकलौता एक सप्लायर होता है कभी कभी, और उसके साथ कोई और नहीं होता है, या हमारे पास 10 ऑप्शन नहीं होते हैं, इसी बंदे के पास होता है। अगर ऐसी सिचुएशन है, देन इन दिस सिचुएशन द सप्लायर होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर, और ऐसे टाइम पे वो प्राइस पे प्रेशर डालेगा कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बेचेगा, और फिर यहाँ पे शुरू होगा आपका प्रॉब्लम। सो जब भी सप्लायर के पास ऐसा पावर है कि एक तो उसके पास जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है, या फिर उसके पास जो है वो किसी और के पास नहीं है, या अगर है भी तो फिर वो आपके डिस्टेंस में नहीं आता है, आपके रेंज में नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। द मोमेंट अ सप्लायर हैज़ अ पावर ही विल यूज़ दैट। When the power of supplier is more in the industry, this raises the cost or otherwise limits the resources the firm needs। तो या तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो मैंने कहा था कि ये जो मैन्युफैक्चरर है इसको सप्लायर से सामान आ रहा है, करेक्ट। तो अगर ये पावरफुल है, ये बंदा पावरफुल है, अगर इसके लिए मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो मुझे इसी से लेना है, और अगर इसी से लेना है तो यही प्राइस डिसाइड करेगा, और ये जो बोलेगा मुझे वो सुनना पड़ेगा, या फिर तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा। अगर मैंने उसने बोले हुए प्राइस पे ले लिया जो कि महंगा है तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आगे जाके मेरा प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ गया तो लोग ज़्यादा मेरे से परचेज़ नहीं करेंगे। तो ये एक चैलेंज है जो बिजनेसमैन के सामने आता है, ठीक है। ये एक ऑप्शन हो गया। या फिर अगर ये जो सप्लायर है, करेक्ट, इसने अगर मुझे बोल दिया कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये प्राइस है, और अगर वो हमें अफोर्डेबल नहीं है तो मुझे लिमिट कर देना पड़ेगा। मतलब अगर लेट्स से मैं अगर कुछ भी है, अगर मैं 50 केजी खरीदती थी क्वांटिटी, तो अगर प्राइस उसने बढ़ा दी तो मुझे कम करनी पड़ेगी मेरी क्वांटिटी, क्योंकि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, और अगर है भी तो वो मुझे और 10 जगह यूज़ करना है। डन, अंडरस्टूड। फ्यू सप्लायर्स इन मार्केट मीन्स दे हैव कंट्रोल ओवर प्राइस, एंड इफ दे वांट दे कैन रिड्यूस द क्वालिटी विदाउट फियरिंग द लॉस ऑफ बिजनेस। ये एक बहुत बुरी चीज़ हो जाएगी कि अगर मार्केट में सप्लायर कम है, प्राइस का तो इशू है ही, साथ में क्वालिटी का भी है। क्वालिटी का क्या कि वो लोग क्वालिटी ख़राब कर देंगे और आप आर्ग्यू भी नहीं कर पाओगे, आप क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं, मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर एक ही बंदा है जो बेच रहा है, वही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो जो देगा वो लेना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। फॉर यूनिक काइंड ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैव मोनोपली एंड दे हैव मोर पावर इन नेगोशिएशन। जब मोनोपली होती है, मोनोपली मीन्स वो इकलौता ऐसा सप्लायर है मार्केट में जिस पर्टिकुलर रिसोर्स की तुम्हें ज़रूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में सप्लायर हैज़ मोर पावर टू नेगोशिएट। नेगोशिएट का ही मतलब क्या होता है, बार्गेनिंग। डन। तो ये यहाँ पे हमने पढ़ा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। पहले हमने पढ़ा था कस्टमर का, जिसे हम बेच रहे हैं, यहाँ हम जिससे हम रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं। कुछ भी रॉ मटेरियल हो सकता है हमारे बिजनेस के हिसाब से, और जब सप्लायर्स लिमिटेड है तो वो प्राइस कंट्रोल करेगा। हो सकता है यूनिक प्रोडक्ट है तो उसकी मोनोपली है, तो वो क्वालिटी भी ख़राब कर सकता है, और क्वालिटी अगर वो ख़राब भी कर ले तो भी उसका बिजनेस बंद नहीं होगा क्योंकि वो अकेला है, ठीक है। तो दैट कुड बी द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, फोर्थ वन, राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स। राइवलरी का मतलब होता है दुश्मनी। तो करंट प्लेयर्स मीन्स मार्केट में जो फिलहाल करंटली बिजनेस कर रहे हैं, वो ये सदियों से होता आ रहा है कि कोई भी बिजनेस जो सिमिलर कैटेगरी में आता है उनकी राइवलरी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि उनका बहुत अच्छा रिलेशन है या उनका बहुत ख़राब रिलेशन है, जो भी, दोनों तरीके का हो सकता है, हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है। अब मैं जब बोल रही हूँ कि हेल्दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो राइवलरी है वो बहुत ही सीरियस है। मीन्स ठीक है, बिज़नेस है, सेम कैटेगरी है, प्रॉब्लम तो आनी ही है। अनहेल्दी मीन्स अब वो एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। जैसे ये हो गया था कोलगेट वर्सेस पेप्सोडेंट में। पेप्सोडेंट की एक ऐड आई थी जिसमें उन्होंने कोलगेट को क्लियरली शो किया था, एंड उन्होंने ये दिखाया था कि पेप्सोडेंट इज़ बेटर देन अदर प्रोडक्ट्स, और उस अदर प्रोडक्ट में क्लियरली कोलगेट को दिखाया गया था, जबकि ऐसा दिखाते नहीं है। बट ये केस जब कोर्ट में गई थी तो पेप्सोडेंट को क्लीन चिट मिला था, मतलब पेप्सोडेंट के अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लिया था। इसकी केस स्टडी एक बार गूगल करके ज़रूर पढ़ लेना। तो ऐसे प्लेयर्स हैं मार्केट में जिनकी राइवलरी चल रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं स्विगी और जोमेटो का भी बता देती हूँ कि दोनों भी सेम कैटेगरी में आते करें।
इनका लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके जो फाउंडर्स हैं उनकी बहुत बड़ी दुश्मनी वगैरह है। इनफैक्ट मैंने जो ज़ोमैटो का ये है फाउंडर है, उसका मैंने एक पॉडकास्ट सुना था। वेयर ही सेड कि वो जब स्विगी के फाउंडर से मिलते हैं, दे डू टॉक अबाउट जनरल थिंग्स, ठीक है? ज़रूरी नहीं है वो बिज़नेस के बारे में बात करें, तो वो बात करते हैं। सो बट देयर इज़ स्टिल अ राइवलरी, देयर इज़ स्टिल अ कॉम्पिटिशन अमंग द करंट प्लेयर्स दैट आर इन द मार्केट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आईफ़ोन वर्सेस सैमसंग। दोनों भी टॉप कंपनीज़ है, दोनों भी टॉप मॉडल्स सेल करती है। तो ऑब्वियस है कि राइवलरी तो होनी ही होनी है, कि अगर एक जो जो है, अगर वो एक फीचर दे रहा है तो दूसरा भी फिर उसके कंपटीशन में ऑटोमेटिकली कोई ना कोई अच्छा फीचर देगा। नेटफ्लिक्स वर्सेस अमेजॉन, शादी.com वर्सेस जीवनसाथी.com। देखो राइवलरी होती है तभी जाके ना कस्टमर्स का फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर राइवलरी नहीं है तो क्या हो जाएगा, कस्टमर्स को फिर महंगे में ही मिलेगा सब कुछ। ये राइवलरी ही है, ये दुश्मनी ही है जिसकी वजह से कस्टमर को चीज़ें सस्ते में मिलती है, कस्टमर्स को बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, बहुत कुछ फ्री मिलता है। तो say thanks to this rivalry that happens among the business, it's very good for the customer. The fight here is for the market share. Obviously किसका मार्केट में कितना शेयर है उसी के लिए फाइट चल रही है। किसी कंपनी का अगर ज़्यादा है, लेट्स से अगर 35% का शेयर है किसी कंपनी का, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर दूसरा वाला जो सिमिलर है वो भी यही कोशिश करेगा ना कि मेरा भी मार्केट शेयर बढ़ जाए। कॉम्पिटिटिव राइवल्स आर वेरी कॉमन, दीज राइवलरीज आर रिलेटेड टू प्राइजिंग, cost of competing in the industry, एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस, सेल्स फोर्स एक्सेट्रा। हर एक एंगल में, हर एक तरीके से ये लोग compete करते हैं। फिर वो प्राइस को लेके हो कि अच्छा इसने प्राइस कम किया कर दिया तो मैं भी प्राइस कम कर देता हूँ, अगर ये कुछ फ्री दे रहा है तो मैं भी फ्री दे देता हूँ, ये सब चलते रहता है। कॉस्ट ऑफ कंपीटिंग इन इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस, सेल्स फोर्स एक्सेट्रा। एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस का क्या मतलब होता है कि कौन किस तरह की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, किस तरीके के सेल्स फोर्स हमने लगा रखे हैं, हम क्या कर, हम हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या प्रैक्टिसेस अवेल कर रहे हैं, ये सब चलता रहता है। इफ़ प्रोडक्ट सर्विसेज इन द मार्केट आर सिमिलर, competition tends to be intense because customers can easily switch। देखो अगर प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है तो यहाँ पे कंपटीशन जो है वो बहुत भयंकर होने वाला है, क्योंकि क्या है, कस्टमर इजीली स्विच कर सकता है ना अगर सेम तरीके का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अलग है तो ही तुम्हारा बिजनेस ठीक से चलेगा। सिमिलर है तो तुम्हें बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो तुम्हें चिपका रहे और साथ में और 10 भी आए, ठीक है? तो इफ़ योर प्रोडक्ट इज सिमिलर टू योर कॉम्पिटिटर, टू योर राइवल, देन द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस एंड देर आर हाई चांसेस कि कस्टमर जो है वो तुम्हारा छोड़ के किसी और के पास जाए या उसका कस्टमर उसका छोड़ के तुम्हारे पास आ जाए, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है, सिमिलर। तो तुम्हें एफर्ट्स लेते रहने पड़ेंगे एज अ बिजनेसमैन। However, if a company offers a unique product or service or has earned brand loyalty, this can reduce competitive rivalry। अगर ब्रांड लॉयल्टी है लोगों में कि नहीं मुझे तो यही खाना है, ये ना मैगी का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जब बात करते हैं हम ब्रांड लॉयल्टी में। जब मैगी को बैन किया गया था तब भी लोगों में वो क्रेज़ था। मैगी को बैन इसलिए किया था क्योंकि उसमें हार्मफुल सब्सटेंस मिला था, लीड। येट पीपल वर मिसिंग, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी उस ज़माने में लोगों ने पोस्ट किया था कि वी मिस यू मैगी। जब मैगी रिटर्न आया था तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने डर के खाया नहीं, लोगों ने बिंदास खाया है, लोगों ने उस प्रोडक्ट को बहुत मिस किया है। तो मार्केट में हज़ार इंस्टेंट नूडल्स है, येट पीपल विल गो एंड बाय मैगी। तो ये होता है ब्रांड लॉयल्टी। तो तुम्हारा प्रोडक्ट उतना पावरफुल होना चाहिए कि लोग आके उसे परचेज करें। सिमिलर तो बहुत सारे होते हैं मार्केट में, लेकिन अगर ब्रांड लॉयल्टी हो तो लोग कोई और नहीं खरीदेंगे, ठीक है? सो दिस वाज व्हाट राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स। द लास्ट वन, थ्रेट्स फ्रॉम सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट क्या होता है? जोमेटो वर्सेस स्विगी। अभी देखो जोमेटो में अगर अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो तुम स्विगी के पास नहीं जाओगे, अगर स्विगी में जोमेटो से भी अच्छा मिल रहा है तो डेफिनेटली तुम वही जाओगे। ओला वर्सेस उबर, जहाँ पे तुम्हें कम रेट में पहुँचा देगा। देखो हम ये चेक करते हैं, ठीक है? हमारे पास दोनों ऐप्स होते हैं, ओला भी होता है और उबर भी होता है। हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम से टू का डिस्टेंस डाल देंगे, फिर इसमें चेक करेंगे, फिर इसमें जो कम दे रहा है उससे बुक कर देंगे, खत्म। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है ना। जोमेटो का सब्स्टिट्यूट स्विगी है। अगर मेरे पास डिलीवरी बॉय अवेलेबल नहीं है, वो दिखा रहा है कि पार्टनर नॉट अवेलेबल ऑन जोमेटो, तो मैं कहाँ पे चली जाऊँगी, स्विगी पे। ओला पे अगर मुझे कोई जल्दी से नहीं मिल रहा है, मुझे अर्जेंट है, तो मैं कहाँ चली जाऊँगी, ऊबर पे। तो मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं जो कि थ्रेड बन जाते हैं। नॉर्मल रिक्शाज वर्सेस दी ओला और उबर, ये जो ऐप्स बनाए, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ।
इट्स अ गुड एग्जांपल। ये जो नॉर्मल रिक्शा वाले होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जब आपको रिक्शा वगैरह लेनी हो तो ये आपको कोई भी प्राइजेस चार्ज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रियल एग्जांपल देती हूँ अपना खुद का, कि मुझे कहीं से आना था और उन्होंने मुझे कहा कि ही विल बी चार्जिंग रुपीज़ 200। एक्चुअली पहले उन्होंने कुछ और ही कहा था, लेकिन फिर बाद में कहा चलो आपके लिए मैं 200 कर देता हूँ, ऐसे उन्होंने कहा। देन आई चेक्ड ऑन ऊबर, और ऊबर में इट वॉज शोइंग समवेयर अराउंड 80 रुपीज़। नाउ सी हाउ मच द नॉर्मल प्राइजेस ही वॉज चार्जिंग, और यहाँ पे ऊबर में कितना दिखा रहा था। तो यहाँ ईजीली क्या हो जाता है, सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो जैसे ही सब्सटीट्यूट होता है ना, तो बिजनेस को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इन दिस कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर लोअर प्राइजेस एंड बेटर परफॉर्मेंस। स्विच रेट्स आर हाई व्हेन प्रोडक्ट्स आर सिमिलर एंड कस्टमर वॉन्ट्स टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। कस्टमर में तो हमेशा ही होता है कि कुछ नया करना है, कुछ नया ट्राई करते हैं, और अगर वो कहीं बेटर प्राइस में, बेटर परफॉर्मेंस में मिल रहा हो तो वाई नॉट। तो ये हर एक का होता है। तो ये कुछ 5 फोर्सेस है जो माइकल पोर्टर ने दिए थे टू डील विद द कॉम्पिटिशन एंड टू फॉर्म द स्ट्रैटेजी टू डेवलप द business. That's it. I hope you have liked this lecture. I hope you have understood Michael Porter's 5 forces model. And if you have liked the video, make sure you show that like. Also, share this video, comment, and subscribe to the channel. Thank you for watching. Take care. Bye bye.